बच्चों, आज हम लोग मुगल या तैमूरी चित्रकारिता का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले बात यह है कि मुगल या तैमूरी जो चित्रकारिता है या मुगल पेंटिंग आप अंग्रेजी में कह सकते हैं, इसका प्रेरणा स्रोत क्या है? तो आप कह दोगे कि सर इसका जो प्रेरणा स्रोत है यह दो स्थान को आप गिना दीजिएगा। एक समरकंद को और दूसरा हेरात को। यही दो स्थानों की जो कला है, चित्रकारिता है, वही चित्रकारिता ये मुगल पेंटिंग का प्रेरणा स्रोत है। अब हमको दूसरी जो बात जाननी थी वो ये जानना था कि मुगल पेंटिंग का जनक किसे माना जाता है। जनक तो आप कहेंगे महान चित्रकार बेहजाद को माना जाता है। बेहजाद और बेहजाद को ही पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये दो पॉइंट आपने देखा और ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और तीसरा पॉइंट भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बाबर की जो आत्मकथा है, इसका नाम बाबरनामा है। बाबरनामा या आप कह सकते थे तुजुक बाबरी या तुजुक ए बाबरी। तो ये जो तुजुक ए बाबरी है या बाबरनामा है, इसमें एक चित्रकार का उल्लेख है। उस चित्रकार का नाम क्या है? ये देखिए, लिखा हुआ है बेहजाद। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इसका मतलब यह है कि बाबर चित्रकारी से बहुत प्रभावित था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि 1526 में बाबर भारत में पानीपत के युद्ध को जीतता है और उसके तुरंत बाद वो खनवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध लड़ता रहा और इस बीच में बीमार हुआ और मर गया। तो ऐसी स्थिति में बाबर को ये मौका नहीं मिला कि बाबर कुछ कर पाए चित्रकारिता के क्षेत्र में। बाबर के बाद उनके बेटे आते हैं हुमायूं। और अगर रियली पूछा जाए तो मुगल चित्रकारिता की नींव किसने डाली है, तो वो हुमायूं डाला है। मतलब मुगल चित्रकारिता की आधारशिला किसने डाली? तो आप बताओगे कि सर मुगल चित्रकारिता की आधारशिला तो हुमायूं ने रखा था। किसने रखा? हुमायूं के काल में रखी गई। ठीक है, और इसे कौन रखता है? ठीक है, तो आप कहेंगे दो चित्रकार हैं, एक अब्दुल समद है, समद, और दूसरे जो चित्रकार हैं वो मीर सैयद अली हैं। मीर सैयद अली हैं। और ये दोनों चित्रकार फारस से हैं या पर्सिया से हैं या आप कह सकते ईरान से हैं। और जब बादशाह हुमायूं गर्दिश के जीवन में थे, एक भगोड़े की भांति वो भटक रहे थे और भटकते हुए वो ईरान के शासक तहमास्प, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप तहमास्प को, ठीक है, तहमास्प के निमंत्रण पर जब ईरान की राजधानी तबरीज आए थे, तो इसी समय इन दोनों चित्रकारों से इनकी मुलाकात हुई थी। क्लियर? और जब हुमायूं 1556 में आगरा वापस आते हैं, क्लियर, तब इनके साथ ये दोनों चित्रकार भी आए थे और इन्हीं चित्रकारों ने मुगल
पेंटिंग की या चित्रकारी का नींव डाली या शिलान्यास किया। अब हमको एक चीज़ देखना है, ये जो दोनों चित्रकार हैं इनके चित्रों का संकलन कहाँ है, मतलब इन दोनों चित्रकारों के चित्र का संकलन कहाँ पर है। आप कहेंगे सर गुलशन में है। गुलशन क्या है? आप कहेंगे जहांगीर का एल्बम है, ठीक है। जहांगीर एल्बम रखने के या मोरक्को रखने के, एल्बम को पर्शियन भाषा में मोरक्को कहते हैं, तो मुरक्का रखने का इनको बड़ा शौक था, मुरक्का, ठीक है। तो जहांगीर के गुलशन में, ठीक है, इन दोनों चित्रकारों की चित्रकारी, ठीक है, सुरक्षित है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया कि मुग़ल बादशाहों में बादशाह जहांगीर ही एल्बम रखने के शौकीन थे। अब हम आपके सामने जो दूसरी बात करने जा रहे हैं वह दूसरी बात है बादशाह अकबर। तो देखिए ज़रा, बादशाह अकबर के बारे में हम लोग देखते हैं कि चित्रकारी में इनका क्या योगदान है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, मुग़ल चित्रकारी में अगर अकबर की योगदान की बात की जाए तो अकबर के काल में ही मुग़ल पेंटिंग की एक किताब तैयार होती है, ठीक है। पहले तो अकबर आप हेडिंग डालिए, अकबर, और ये अकबर में आप ये पढ़िए हमजा नामा। आपने एक पॉइंट पढ़ा, इसी को आप हमजा नामा को अमीर हमजा भी कर लीजिए। अब ये किताब क्या है? ये आप कहेंगे पेंटिंग की किताब है, मुग़ल पेंटिंग की किताब है, और इसमें कुल 1200 चित्र हैं। 1200 चित्र इसके अंदर सुरक्षित हैं। और ये जो 1200 चित्र बनाए गए हैं, इसमें 2 प्रकार के कलर यूज़ किए गए हैं। एक मूल कलर है और दूसरा कंपोजिट कलर है, मतलब आप कह सकते हैं गौड़ कलर है। तो मूल कलर तो आप जानते हैं, एक होगा कौन? नीला, मतलब ब्लू, फिर हरा आ गया, फिर लाल आ गया। और गौड़ जो कलर है, सेकेंडरी जो कलर है, उसमें पीला है, काला है और कासनी है। ये 3 कलर का यूज़ यहाँ किया गया है, मतलब गौड़ में। और ये इस प्रकार से कुल 6 चित्र हैं, 6 रंग हैं, और इन 6 रंगों में 1200 चित्र का निर्माण किया गया है। और ये चित्र कहाँ दिए गए हैं? हमजा नामा या अमीरे हमजा में हैं, ठीक है। अब हमारे सामने एक बात आना चाहिए, जानना चाहिए हमें। एक किताब, जैसा कि आप जानते हैं, अबुल फजल की किताब है आईना ए अकबरी। अब आईना ये अकबरी में कुल कितने चित्रकार हैं? तो आप कहेंगे कि सर 15 और 2, मतलब 17 चित्रकार हैं। अब ये 2 कौन हैं? तो ये तो हुमायूं कालीन चित्रकार हैं। एक हैं वही अब्दुल समद और दूसरा मीर सैयद अली, ठीक है, जिसे आपने अभी 2 मिनट पहले लिखा था। एक अब्दुल समद है, दूसरा मीर सैयद अली हैं, ठीक है। अब हमको एक बात और याद रखना होगा, ठीक है। ये दोनों चित्रकारों को आप पहले तो लिख लीजिए, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब ये जो अब्दुल समद हैं, इन्हीं को हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि दिया था।
और इनको क्या उपाधि दिया था? आप कहेंगे सर नादिर-उज़्मा की उपाधि दिया था। तो ये 2 चित्रकार तो आपने ये देख लिया। अब बात आती है कि 15 जो चित्रकार अन्य हैं उसमें प्रमुख कौन चित्रकार है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं प्रमुख चित्रकार, अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार। तो देखिए उसमें एक नाम आप याद रखिएगा, दसवंत। ठीक है, दूसरा नाम आप याद रखिएगा बसावन, तीसरा नाम है मिस्किन का, चौथा नाम है राम का, पांचवा नाम है खेमकरण का, और खेमकरण का, और छठा नाम है कलमक, फारूक कलमक है। फिर सातवां कर लीजिएगा फारूक। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन है? तारा है, यहाँ लिख देते हैं तारा। फिर महेश है। ठीक है, और कौन है? हरिवंश है, हरिवंश है। ये अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इतने को पढ़िए। ठीक है, अब इतने को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको पढ़ा जाएगा, तो आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा दसवंत। क्या डालना है आपको? दसवंत हेडिंग डालना है। तो देखिए अगर हम दसवंत के बारे में पढ़ें तो दसवंत जाति से कहार है और इसका पेशा जो है ये पनियरा है। पनियरा मतलब पानी वानी भरने का काम करता था। पनियरा पानी भरने का काम करता था। दूसरी चीज, लेकिन इस छोटे से आदमी को अकबर ने चित्रकारी की दुनिया में मील का पत्थर बना दिया। क्लियर है? अब दसवंत की कुछ रचनाएं हैं, दसवंत की कुछ रचनाएं हैं जिसमें एक है रज्मनामा। रज्मनामा, तो आप याद रखिएगा कि जो रज्मनामा है ये है क्या? महाभारत का चित्रात्मक अनुवाद है। महाभारत का चित्रात्मक अनुवाद है। दूसरा, खानदान ए तैमूरिया, ए तैमूरिया। ये जो तैमूर हैं, तैमूर लंग हैं, उनके खानदान का चित्रात्मक विवरण देती है ये। और तीसरी किताब भी हमको जानना होगा और वो है तूतीनामा। तो ये जो 3 पेंटिंग आप देख रहे हैं ये किसकी पेंटिंग है? आप कहेंगे दसवंत की पेंटिंग है। और ये भी आप याद रखिएगा कि दसवंत अपने जीवन के अंतिम दिनों में मेंटल डिसऑर्डर या पागल हो गया था और पागल होकर के इसने आत्महत्या कर लिया था। अब अकबर के काल का जो सबसे बड़ा चित्रकार है वो है बसावन। और बसावन यूरोपीय शैली का चित्रकार है, शैली का चित्रकार है ये। और इसी ने ही मुगल काल में भित्ति चित्रकारी, फ्रेस्को पेंटिंग या भित्ति चित्रकारी को प्रारंभ किया था। क्लियर है? और ये भी आप याद रखेंगे यह व्यंग्यकार भी है। चित्रकारी में व्यंग्यकारिता दिखाता है, व्यंग्यकारिता दिखाता है, चित्रों में व्यंग्य दिखाता है। क्लियर है ना? अब हमको यहां पर एक बात याद रखनी है। वह बात क्या याद रखनी है?
तो बच्चों हमें जो बड़ी बात याद रखनी है वो ये है कि देखिए इनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो है, ठीक है, मरियल। मरियल मतलब अबाउट टू डाई। मरियल घोड़े के साथ रेगिस्तान में भटकता मजनू, लैला की तलाश कर रहा है, भटकता मजनू। ये इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। मतलब एक घोड़ा है जो मरने की कगार पर खड़ा है, वो खुद ही नहीं चल पा रहा है, और खुद जो मजनू है ये भी कमज़ोर हो चुका है, और यह रेगिस्तान में, ठीक है, लैला की तलाश कर रहा है। ये इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, ठीक है। और अब हमको जो अगली बात करनी है वो है जहांगीर की बात करनी है। हाँ, मिस्किन को भी आप कर सकते थे, मिस्किन भी आप चाहे तो कर लें। मिस्किन ये भी यूरोपीय शैली का चित्रकार है, ठीक है, यूरोपीय शैली का ये भी चित्रकार है, मतलब ऑयल पेंटिंग ये करता है, ठीक है। अब आप डाल दें हेडिंग जहांगीर के कालीन चित्रकार। तो आइए हटाते हैं इसे और जहांगीर कालीन चित्रकारों को देखते हैं। देखिए एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो जहांगीर का काल है ये चित्रकारिता का स्वर्ण काल है, ठीक है ना। तो ये देखिए लिखा हमने जहांगीर, और जहांगीर में एक बात याद रखिएगा, क्या जहांगीर का जो काल है वो चित्रकारिता का स्वर्ण युग है। यह चित्रकारिता का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका काल? जहांगीर का काल। अब जहांगीर ने क्या किया था? चित्रकारिता विभाग ही बना डाला था, कारिता विभाग बना डाला था, ठीक है, चित्रकारिता का विभाग बना रखा था। और इस विभाग का नाम क्या रखा था? चित्रशाला। और इसका मुखिया किसे बनाया गया था? अका राजा को बनाया गया था। अका राजा, अका राजा कहाँ का रहने वाला है? हेरात का रहने वाला है, ठीक है। यही इनकी चित्रकारी विभाग का मुखिया था। अब हमको एक बात और याद रखना है, जहांगीर कालीन चित्रकार कौन कौन है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर फारूक बेग है, दौलत है, ठीक, और कौन है? मनोहर है, बिशनदास है, मंसूर है। मनोहर, बिशनदास, मंसूर और अबुल हसन है, अबुल हसन है। तो बच्चों इनमें से हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना और ये पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, दौलत ने क्या किया था। मतलब दौलत ये छवि चित्रकार है। छवि चित्रकार का मतलब समझ रहे हैं? बसावन भी छवि चित्रकार था, ये भी आप याद रखिएगा। बसावन जो अकबर में आपने पढ़ा वो भी छवि चित्रकार था, ये भी छवि चित्रकार है। मानव की रूप बनाता है, आकृतियां बनाता है। तो देखिए उस समय तो शीशा था नहीं, दर्पण था नहीं, तो ऐसी स्थिति में लोग करते क्या थे कि हाथ से ही आकृति का निर्माण किया करते थे। तो ये जो दौलत है ये छवि चित्रकार है, और इसने अपने साथी चित्रकारों की एक फोटो बनाई थी, और वह फोटो इसने किसको सौंपा था? बादशाह जहांगीर को सौंपा था। लेकिन जहांगीर ने उसे लेने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें दौलत का चित्र था ही नहीं। तो दौलत ने क्या किया? पानी में देख करके अपना खुद का चित्र बनाया था, ठीक है। और उस चित्र पर उसने एक लाइन लिखी थी, वो लाइन बहुत हृदय स्पर्शी लाइन है
कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है अपनी आत्मकथा, अपनी आत्म कथा कहना। ठीक है, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। मतलब क्या कोई आदमी पानी पर पानी से पानी लिख सकता है? ठीक है, तो उसने कहा था कि एक निष्पक्ष आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल काम है सर। ठीक है, आत्मकथाएं जितनी भी लिखी जाती हैं वो वन साइड होती हैं। उसमें व्यक्ति अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को ही लिखता है, उसने अपनी जो ज़िंदगी की जलालत है वो उसको नहीं लिखता। तो वही वो कह रहा है कि सर आपने मेरी फ़ोटो लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम खुद ही अपने चित्र को बनाओ, मतलब अपनी आत्मकथा को लिखो। तो सर ये बहुत मुश्किल काम है सर। ठीक है, उतना ही मुश्किल काम है जैसे कोई पानी पर पानी से पानी लिख दे। ठीक है, ये आपने दौलत को देखा। अब बच्चों ये है बिशनदास। यही बिशनदास है जिसको जहांगीर ने ईरान भेजा था और ईरानी दरबार की चित्रकारी करने के लिए भेजा था। क्लियर? तो बिशनदास को ईरान भेजा गया था चित्रकारी करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद आता है मंसूर। तो मंसूर और अबुल हसन ये दोनों बड़े चित्रकार हैं। तो आपको याद रखना होगा कि मंसूर को बादशाह जहांगीर ने कोई उपाधि दिया था। वह क्या उपाधि थी? आप कहोगे कि सर नादिर उल अस्र की उपाधि थी। मंसूर को उन्होंने कौन सी उपाधि दिया था? नादिर उल अस्र की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, अब आप याद रखिएगा जो मंसूर है इसकी पेंटिंग क्या है? तो आप कहेंगे कि सर मंसूर पशु पक्षियों पर चित्रकारी करता था। इसे कहा ही जाता है कि मंसूर पशु पक्षियों का चितेरा था। चितेरा मतलब चित्त को हरने वाला चितेरा। ठीक है, था और ये दुर्लभ पशु और पक्षियों के चित्र बनाया करता था। ठीक है, जैसे साइबेरिया का सारस, साइबेरिया का सारस, और इसके अतिरिक्त बंगाल का पुष्प, इसकी दो महान कृतियां हैं। किसकी? मंसूर की। बच्चों इसके बाद एक और चित्रकार आता है जिसे हम लोग कहते हैं अबुल हसन। और ये जो अबुल हसन है इसने 13 वर्ष की आयु में ही ट्यूडर राजवंश की कल्पनात्मक चित्र बना रखे थे। ट्यूडर राजवंश, ब्रिटेन के ट्यूडर राजवंश पर 13 वर्ष की आयु में ही इसने पेंटिंग किया था। और जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक के जहांगीरी, तुजुक ये जहांगीरी, तो तुजुक के जहांगीरी का जो मूल पेज है, ठीक है, मेन पृष्ठ, ठीक है, फ्रंट पेज, उस पर जो पेंटिंग की गई है वह पेंटिंग किसकी है? अबुल हसन की पेंटिंग है। और जहांगीर ने अबुल हसन को एक उपाधि दिया था और उस उपाधि का नाम क्या है? नादिर-उज़्मा नाम दिया गया है। ठीक है, और बच्चों अब हमको एक चीज़ और याद रखना है। ठीक है, वो ये है कि देखिए जहांगीर खुद में बहुत बड़े चित्रकार थे। ठीक है, जहांगीर के काल में ही ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो आया था। कौन आया था? टॉमस रो आया था। और टॉमस रो ने जो ब्रिटेन के राजा हैं जेम्स फर्स्ट, तो जो जेम्स फर्स्ट सर हैं, ठीक है, इनके दरबार के 6 चित्र टॉमस रो ने जहांगीर को सौंपा था।
क्लियर। तो टॉमस रो को जहांगीर ने दूसरे दिन बुलाया था और 7 चित्र दे करके पूछा था कि तुम अपने इन चित्रों में से तलाश लो कि तुम्हारे चित्र कौन है। टॉमस रो पहचानने में असफल रहा था और तब जहांगीर ने खुद कहा था कि यदि मेरे पास कुछ चित्र लाए जाएं और उस चित्र को कई चित्रकारों ने बनाया हो तो मैं उसे देख करके यह बता सकता हूं कि किस अंग को किस चित्रकार ने निर्मित किया है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि जहांगीर के मरते ही चित्रकारिता का दौर खत्म हो जाता है। इनके मरते ही क्या होगा? चित्रकारिता का दौर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बादशाह शाहजहां की रुचि बदल गई। बादशाह शाहजहां जहां की जो रुचि है, प्राथमिकताएं हैं, वो बदल गई। क्यों? क्योंकि जो शाहजहां हैं इनकी रुचि तो स्थापत्य में थी ना, इसीलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स का, आर्किटेक्चर का युग कहा जाता है, इनको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इनकी रुचि ही नहीं रही, लेकिन फिर भी इनके दरबार में मोहम्मद फ़कीर और एक और चित्रकार है, ठीक है, मीर हासिम मुरार। मीर हासिम मुरार जैसे चित्रकार रहते थे। शाहजहां के काल में जो चित्र बने हैं, शाहजहां के जो चित्र बने हैं वह दैवी संरक्षण में बने हैं। मतलब दैवी संरक्षण, मतलब किसी देवी का आशीर्वाद पाते हुए शाहजहां के चित्र बने हैं। और इसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? सुनहले रंग का प्रयोग किया गया है। अब बात आती है अगले बादशाह औरंगजेब की। तो औरंगजेब ये चित्रकारी के एकदम विरोधी है। ठीक है, क्यों विरोधी है? क्योंकि इस्लाम जीवों की चित्रकारी पर रोक लगाता है। ठीक है, तो औरंगजेब कहते हैं कि इस्लाम हमें अनुमति नहीं देता जीवों की चित्रकारी करने का। लेकिन जस्ट इनके उल्टा और बादशाह अकबर ने कहा था कि मैं चित्रकारों का सपोर्ट करता हूँ, मैं चित्रकारों को ऑनर करता हूँ, क्योंकि चित्रकार, ठीक है, अल्लाह के सबसे करीब होता है। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो भी चित्रकारी का विरोध करेगा, मूर्तिकारी का विरोध करेगा, मैं उसका विरोध करूँगा, क्योंकि हर चित्रकार और मूर्तिकार ईश्वर के सबसे करीब होता है। ठीक है, अब जब औरंगजेब के काल में जरा देखिए क्या हो रहा है कि औरंगजेब ने क्या किया। बीजापुर में असार महल था, तो इस असार महल पर जो चित्रकारी की गई थी उसको इन्होंने पुताई करा दिया था। इसके अतिरिक्त सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, तो अकबर के मकबरे पर जो पेंटिंग की गई है वो भी औरंगजेब ने नष्ट करा दिया था। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब के काल में चित्रकारों को बिल्कुल संरक्षण नहीं मिला। तो ये चित्रकार कहाँ भाग के जाएंगे? ये चित्रकार भाग करके प्रांतों में चले गए, और यही जब प्रांतों में पहुँचते हैं तो यही क्षेत्रीय चित्रकारिता को जन्म देते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय चित्रकारिता को जन्म देते हैं। ठीक है, जिसमें कोई राजपूत शैली आएगी, ठीक है, उसमें मारवाड़ आएगा, मेवाड़ आएगी, ठीक है, बूदी आएगी, ठीक है, कोटा शैली आएगी, ठीक है, कश्मीरी शैली आएगी। ये सब चित्रकारिता का विकास कब होता है? जब औरंगजेब ने चित्रकारों को संरक्षण नहीं दिया। अब हमारे सामने एक और टॉपिक आता है मुगल डायनेस्टी का, और वो है मुगल संगीत। तो देखिए, संगीत भी इस्लाम में प्रतिबंधित है।
जैसे जीवों की चित्रकारी प्रतिबंधित है, वैसे संगीत भी प्रतिबंधित है। तो आप हेडिंग डाल देंगे मुगल संगीत। तो आइए हम लोग देखते हैं मुगल संगीत। तो देखिए, जहाँ तक बाबर की बात है, बाबर के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो संगीत के विरोधी थे। अब जहाँ तक हुमायूं की बात है, हुमायूं तो बुधवार को संगीत सुना ही करता था, ठीक है। और हुमायूं का जो दरबार था ये 2 भागों में विभाजित था, क्लियर है। एक अहले कलम था और दूसरा अहले सैफ था। तो सैफ तो ये सैनिकों का समूह है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा, ये सैनिकों का समूह है, सैनिकों का एक ग्रुप है। लेकिन अहले कलम ये संगीतकारों और साहित्यकारों का है, संगीतकारों का दल है अहले कलम, क्लियर। लेकिन इससे ज़्यादा हमारे पास इतिहास के पन्नों में मैटर प्राप्त नहीं है। अब बात आती है अकबर के काल में। तो देखिए, अकबर के काल में पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि जो अकबर है ये खुद नगाड़ा बजाने का प्रवीण था, नगाड़ा बजाता था। और ये नगाड़ा उन्होंने किससे सीखा था? बाज बहादुर से सीखा था, मालवा के शासक बाज बहादुर से सीखा था, ठीक है। और बाज बहादुर खुद में एक उच्च कोटि के संगीतकार थे, ठीक है। फिर इसके बाद अकबर के दरबार में संगीत सम्राट तानसेन रहते थे। तानसेन का जैसा कि मूल नाम हम आपको बता चुके हैं कि रामतनु पांडे था। इनको रीवा स्टेट ने बादशाह अकबर को उपहार में दिया था और इन्होंने अपने धर्म को छोड़ा था और मुसलमान में बदल गए थे, या इस्लाम को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और ये जो तानसेन हैं, तानसेन ध्रुपद शैली के विशेषज्ञ हैं, क्लियर। इसके अतिरिक्त ध्रुपद शैली में के जो विशेषज्ञ रहे हैं उसमें बैजू बावरा भी हैं, बावरा सूरदास भी हैं, ठीक है। ये लोग रहे हैं। अगर आप चाहें आगे लिखना तो गोपाल और हरिदास भी अकबर के संरक्षण में विकसित हुए हैं, गोपाल और हरिदास, ठीक है। ये सभी ध्रुपद गायन जो शैली है उसके विशेषज्ञ थे। लेकिन बच्चों, जो हमको याद रखना है, तानसेन ने कुछ राग और रागिनियों को जन्म दिया था। जैसे तानसेन द्वारा रचित जो राग हैं उसमें है मियाँ की टोढ़ी है, दरबारी कन्हाड़ा है, फिर मल्हार, मियाँ की मल्हार है, मियाँ की मल्हार, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? तो आप कहेंगे कि सर मियाँ की मल्हार है, दरबारी कन्हाड़ा है, ठीक है, और मियाँ की सारंग भी है। ये इनकी रागनियाँ हैं, राग और रागनियाँ हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दिया था और वो कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि से भी विभूषित किया था, ठीक है। तो ये तो आपने देखा मर्दों को, पुरुष को। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि अकबर के काल में कुछ महिला संगीतकार भी थी, जिसमें प्रवीण राय परतूर थी। परतूर
परतूर, गंगाबाई, कलमासी, इंदुमती। ठीक है, समझ गए आप? गंगाबाई है, कलमासी है, इंदुमती है। ठीक है, ये सभी महिला संगीतकार थीं और यह भक्ति के भजन और गीत गाया करती थी। ठीक है, अगला जो हमारे सामने बादशाह आएगा वो बादशाह कौन होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीक्वेंस अगर हम चलते हैं तो जहांगीर आएंगे। तो जहांगीर के काल में संगीत की क्या स्थिति रही है वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए, बादशाह जहांगीर के काल में जो उनके संगीतकार हैं उनके दरबार में, उसमें एक नाम आता है बिलास खां। और ये बिलास खां तानसेन के बेटे हैं। तानसेन के ये पुत्र हैं। कौन? बिलास खां। इसके अतिरिक्त छतर खां हैं। छतर खां के बाद कौन आता है? तो आप कहेंगे हमजान आते हैं। लेकिन आपको ये मैटर याद रखना है। कौन सा मैटर? आप कहेंगे देखिए, जहांगीर के दरबार में एक गज़ल गायक रहता था, गज़ल गायक था, और उस गज़ल गायक का नाम था शौकी। और इसी शौकी को जहांगीर ने, ठीक है, आनंद खां के उपाधि से विभूषित किया था। क्लियर? अब बात आती है शाहजहां की। तो बादशाह जो शाहजहां हैं, ठीक है, ये खुद में ही उच्च कोटि के संगीतकार थे और संस्कृत में ये गाया करते थे। और इन्होंने पंडित जगन्नाथ के साथ संगीत शास्त्रार्थ भी किया था। और यही जगन्नाथ हैं जिनकी किताब है रस, गंगाधर और गंगा लहरी। शाहजहां की जो बेगम है मुमताज है, और मुमताज ये बांसुरी की प्लेयर थी, बांसुरी बहुत अच्छा बजाती थी। और इन्होंने यह सीखा किससे था? बंसीधर मिश्र से सीखा था। क्लियर है? और फिर अब हमारे सामने एक चीज़ और याद रखना है कि शाहजहां के काल का जो सबसे बड़ा चित्रकार है वो कौन है? लाल खां है। लाल खां है। और लाल खां को बादशाह शाहजहां ने गुण समुंदर के उपाधि से विभूषित किया था। गुण समुंदर की उपाधि से विभूषित किया है। ठीक है ना? अब आइए हम लोग देखते हैं बादशाह औरंगजेब के काल को। तो बच्चों, अगर हम बादशाह औरंगजेब की बात करें तो आप याद रखिएगा, देखिए, अब हम औरंगजेब की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, औरंगजेब ये स्वयं में तो बीड़ा के प्लेयर थे, बीड़ा अच्छा बजाना जानते थे। लेकिन इनके जो एक आध्यात्मिक शिक्षक हैं वो कौन है? मीर मोहम्मद मासूम। मीर मोहम्मद मासूम, इन्हीं के कहने पर औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1668 में संगीत पर इन्होंने कंप्लीट प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? औरंगजेब ने। तो जो संगीत प्रेमी हैं इसका विरोध करेंगे और संगीत की एक देवी बनाएंगे और उसकी अर्थी निकालेंगे। तो औरंगजेब ने कहा था कि आप ले जाएं और इस रानी को या देवी को जमीन के अंदर इतना गहरा दफन कर दें
कि फिर ये कभी ना निकल पाए। लेकिन हमको याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा अगर संगीत बजा है किसी के काल में तो औरंगजेब के काल में बजा। और इनकी जो बेटियां हैं जंतु निशा और जेबुलिया निशा और जेबुलिया, ये दोनों ही उच्च कोटि की संगीतकार और नृत्यांगनाएं थीं। ठीक है, तो इन्होंने बैन लगाया, लेकिन सबसे ज़्यादा संगीत इन्हीं के काल में बजा और इनके दरबार में ही गाया गया, प्रयोग किया गया। और ये भी आप याद रखेंगे कि इन्हीं के काल में फ़कीरुल्लाह ने मानकौतूहल नाम की एक किताब है, संगीत की किताब है, इसका ट्रांसलेशन किया था राग दर्पण के नाम से। और ये जो किताब है राग दर्पण, ये पर्शियन में ट्रांसलेट है और यह किताब सुपुर्द की किसको की गई है, समर्पित किसे की गई है, बादशाह औरंगजेब को ही डेडिकेट की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों आपका चित्रकारिता और संगीत दोनों को हमने एक साथ समाप्त कर दिया है। और अब हमारे सामने मुग़ल के जो मैटर बचते हैं वो बचते हैं क्या, स्थापत्य और साहित्य, जिसे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। साहित्य को एक बार पढ़ेंगे, स्थापत्य को एक बार पढ़ेंगे। थैंक यू, विशिंग ऑल द लक।